Hello everyone, I am Twinkle. I welcome to all of you in my channel Nurse Star. Our slogan is on the विद्याधनम सर्वधन प्रधानम. आज जो है हम एवर स्टार MCQ सेशन 8 की बात करेंगे कि जो नर्सेस की ऑल एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है और स्पेशली जो CRE एम्स की एग्ज़ाम जो अभी बाहर आई है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जिसका एग्ज़ाम हेल्ड होने वाला है फरवरी के अंदर. ठीक है. दूसरा बात करें RRB, नॉर्सेट और CIC सिविल, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है. और दूसरी बात खास ये कि ये जो सेशन आज का होने वाला है उसके अंदर सारे क्वेश्चन एंडोक्राइन सिस्टम्स के रिलेटेड हमने कवर किए हुए हैं. ठीक है. क्वेश्चन भी लाइक ऑफ दैट की केस सिनारियो. इसका मतलब है कि मैं जैसे रेशनल पढ़ाऊँगी आपकी एंडोक्राइन सिस्टम भी काफ़ी तरीके से मजबूत बनेगी. ठीक है. तो जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फॉलो इट, लाइक इट, सब्सक्राइब इट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना. ठीक है. ओके. तो एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करेंगे. और देखिए क्या है. सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है. अगर आपने कोई बहुत ही बड़ा अच्छा सा सपना देखा है तो मेहनत करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है. ठीक है. आप खुद ही उठोगे, खुद ही मेहनत करोगे. उसके लिए आपको किसी को भी ये नहीं बोलना पड़ेगा कि प्लीज़ वेकअप एंड आप स्टडी कीजिए, डेट आ गई है या आएगी तब क्या करोगे, ये किसी को भी नहीं बोलना पड़ेगा. ठीक है. और सबसे बड़ा जो होता है पावर, इट इज़ ए नॉलेज. नॉलेज है, आपको कोई भी हरा नहीं सकेगा, है ना. ठीक है. चलो तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन का. हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लीसा 30 years old है, विजिट्स द क्लिनिक विद कंप्लेंट्स ऑफ रेगुलर हेडेक्स एंड विजुअल डिस्टर्बेंसेस. लिसा करके एक गर्ल है जो क्लिनिक में जाती है और बताती है डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब मुझे हेडेक हो रहा है और विज़न में डिस्टर्बेंसेस आ रहा है, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है. द फिजिशियन सस्पेक्ट्स अ ट्यूमर इन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. जब फिजिशियन जो है उसका डायग्नोसिस करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, पता चलता है कि लिसा के हेड के अंदर बराबर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें भी पिट्यूटरी ग्लैंड हैज़ द 2 टाइप्स ना, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ये क्या है तो मास्टर है बराबर, पर मास्टर ऑफ मास्टर प्रिंसिपल ग्लैंड कौन सी, हाइपोथैलेमस. तो सबसे ऊपर क्या आएगा, हाइपोथैलेमस. फिर क्या आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है. पिट्यूटरी ग्लैंड में आता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. और एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों को अलग करें, वो है इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है. अभी क्या हुआ है कि लिसा को एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर हो गया है, ऐसा डॉक्टर बता रहे हैं. तो विच कॉम्प्लिकेशन कैन दिस ट्यूमर कोज ड्यू टू इट्स लोकेशन. इस ट्यूमर का ऐसा तो कौन सा लोकेशन है कि जिसकी वजह से लिसा को ये दोनों प्रॉब्लम हो रही है. क्या लिसा को लीवर फेलियर है, ब्रेन और लीवर को कहाँ से संबंध है, नहीं. प्रेशर ऑन द ऑप्टिक नर्व, किडनी स्टोन्स, नो. ऑर्टिक एन्यूरिज्म, नो. तो ऑप्शन बी उसको कैसे देखें. देखो जब एंटीरियर पिट्यूटरी की हम बात करें, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के एकदम नियर बाय से जो है ऑप्टिक नर्व पास होती है. क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के नियर बाय से ऑप्टिक नर्व पास होती है और इसमें हो गया है ट्यूमर. और ट्यूमर की वजह से ऑप्टिक नर्व पे कंप्रेशन आ रहा है और इसकी वजह से जो है उसको विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो रहा है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व जो है वो रिस्पॉन्सिबल है विज़न के लिए. ठीक है. तो मैडम ये हेडेक क्यों हो रहा है, हेडेक इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि ब्रेन में ही एंटीरियर पिट्यूटरी है और उसमें ट्यूमर है, मतलब कि कोई ना कोई डिस्टर्बेंसेस, उसकी वजह से ब्रेन में जो है वो ICP इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ रहा है और उसकी वजह से हेडेक देखने को मिल रहा है. ठीक है. तो ट्यूमर की वजह से ब्रेन में ICP बढ़ेगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, वो जो है हेडेक कर रहा है. और एंटीरियर पिट्यूटरी का नियर बाय लोकेशन ऑप्टिक नर्व, एंटीरियर पिट्यूटरी का ट्यूमर ऑप्टिक नर्व पे कंप्रेशन डाल रहा है, तो विजन डिस्टर्बेंसेस हो रहा है. ठीक है. तो दोनों क्लियर हो गया. इसके लिए हमारा आंसर क्या आएगा, प्रेशर ऑन दी ऑप्टिक नर्व. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. जब तक मैं आपको रेशनल समझाती हूँ आपको भी आंसर पता चल जाता है, तो आप ज़रूर से कमेंट में डालिए. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैक्स हैज़ अंडरगोन हाइपोफाइसेक्टोमी. बराबर, मैक्स को एक सर्जरी हुई है हाइपोफाइसेक्टोमी, मतलब कि
पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करने की सर्जरी, उसको बोलते हैं हाइपोफाइसेक्टॉमी। अभी ये सर्जरी हुई कैसे है? थ्रू अ ट्रांसफेनोइड अप्रोच से हुई है, ठीक है, मतलब नोज के थ्रू जो है ये हुई। पोस्ट ऑपरेटिवली सर्जरी होने के बाद द नर्स ऑब्जर्व्स मैक्स कॉन्स्टेंटली स्वैलोइंग। सर्जरी हो गई है, उसके बाद नर्स देख रही है कि मैक्स कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंटली जो है वो स्वेलो किए जा रहा है। दिस कोड इंडिकेट, तो ये क्या इंडिकेट करता है? क्या कोई इन्फेक्शन है, ब्लीडिंग है, डिहाइड्रेशन है, या लीकेज ऑफ दिस पेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है? तो जो सर्जरी हुई हाइपोफाइसेक्टोमी की ट्रांसपेनोडल अप्रोच से, उसकी वजह से जो है वो स्पाइनल कोड का कोई प्रॉब्लम हुआ, CSF में कोई प्रॉब्लम हो गया, बराबर, सर्जरी के दौरान, है ना। और उसकी वजह से क्या होता है? CSF का लीकेज हो रहा है, और CSF का जो लीकेज हो रहा है, बराबर, वो कहाँ से? नेजल रूट से, है ना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो कॉन्स्टेंटली उसको स्वेलो कर रहा है। फटाफट से इसको मॉनिटरिंग करना है लीकेज को, अदरवाइज ये कंडीशन सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है, ठीक है। दूसरा हम बोलते हैं कि अगर ये स्वेलो कर रहा है तो भी वो CSF लीकेज है वो चेक करना है। अगर हम बोलते हैं कि इसको कंटिन्यूअली नेज़ल ड्रॉपिंग्स हो रहा है, नेज़ल रनिंग हो रहा है, तो भी हमको हेलो टेस्ट और रिंग टेस्ट के थ्रू CSF को ही फाइंड आउट करना रहता कि जिसमें ग्लूकोज का प्रेजेंस मिलता, ठीक है। तो दोनों में यही अप्रोच रहेगा। ओके, तो क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, लीकेज ऑफ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। चलो, वेरी नाइस। आगे देखो कि रामलाल हु रिसेंटली अंडरवेंट अ हाइपोफाइसेक्टोमी। रामलाल को हाइपोफाइसेक्टोमी रिसेंटली हुआ है, मतलब कि सर्जरी हुई है, सर्जरी करके उसका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो निकाल दिया गया है। हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड थायराइड रिप्लेसमेंट, उसको थायराइड रिप्लेसमेंट का जो है वो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है। द नर्स नोज दैट दिस मेडिकेशन शुड बी स्टार्टेड, तो नर्स को पता है कि जो थायराइड रिप्लेसमेंट है वो कब से स्टार्ट की जाएगी। तो देखिए, इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव व्हेन द क्लाइंट बिगिंस टू शो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, जब क्लाइंट उसके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स शो करे तब देंगे। ओनली इफ़ TSS लेवल्स आर हाई है तो देना ही क्यों है? ओनली इफ़ ACTH लेवल्स आर लो, तो यहाँ पे जो है वो थायराइड रिप्लेसमेंट कभी भी इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो है, बराबर है, थायराइड हार्मोन स्टोर रहेगा बॉडी में कि जो सेवरल वीक्स तक, पोस्ट सर्जरी के सेवरल वीक्स तक जो है अपना काम करता रहेगा। बट उसके बाद में जब इसकी कमी फाइंड आउट होती है, जब पेशेंट में सच में ऐसा लगता है कि थायराइड का जो है वो लो लेवल फाइंड आउट हो रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म दिख रहा है, जिसमें पेशेंट को ठंड लगेगी, भूख कम लगेगी, वेट बढ़ेगा फिर भी, ठीक है, ये सब देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, तो जो है हम क्या करेंगे, उसको थायराइड रिप्लेसमेंट देना चालू करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा कि व्हेन द क्लाइंट बिगिंस टू शो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द हाइपोथायरॉयडिज्म, तब भी हम उसको थायराइड रिप्लेसमेंट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट रहेगा। ओके, अभी नेक्स्ट देखो क्या है कि सैम, अ 45-year-old male, is suspected of having a disorder of the anterior pituitary gland. सैम एक 45 ईयर का ओल्ड मेल पेशेंट है और उसको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई डिसऑर्डर फाइंड आउट हुआ है। ही हैज़ एनलार्ज्ड फीट एंड हैंड्स एंड प्रोनाउंस्ड फ्रंटल साइनसेस, बराबर, उसका हैंड्स और फीट बहुत लंबे लंबे हो गए हैं और फ्रंटल साइनस भी प्रोनाउंस्ड हो गया, बड़ा हो गया है। दिस कंडीशन इज़ लाइकली, ये क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है, एडिसन डिजीज़ हुआ है, एक्रोमेगाली हुआ है, या डायबिटीज इंसिपिडस हुआ है। तो देखो, जब हम बात करें कि एंटीरियर पिट्यूटरी का ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, और उसमें भी हाइपोथैलेमस में हो गए उसके ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, बराबर, ये दोनों हो गए कहाँ पे? हाइपोथैलेमस में, जहाँ से कमांड आएगा और जिसके अकॉर्डिंग जिसकी रिक्वायरमेंट है वो रिलीज होगा या फिर इनहिबिट होगा। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इज ऑल्सो नॉन एज दी सोमेटोट्रोपिन, और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन की जिसको सोमेटोस्टेटिन के नाम से जाना जाता है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो है वो हाथ पैर बड़े हो रहे हैं, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो इंक्रीजिंगली बढ़ रहा है, ठीक है। पर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो बच्चों में बढ़े तो अलग सिचुएशन देखने को मिलेगी, और एडल्ट में बढ़े तो अलग सिचुएशन। पहले हम बात करें ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन
जो बच्चों में बढ़ने लगे, बराबर, तो जो कंडीशन देखने को मिलती है उसको बोलते हैं जिजांटिज्म। बच्चे को हम कौन से नाम से जानते हैं? गीगा, है ना, कि गीगो आया हमारा, तो जिजांटिज्म बोलेंगे। होता क्या है कि हमारी जो हाइट है वो लॉन्ग बोन के एपिफाइजल प्लेट के बढ़ने की वजह से होता है, बराबर है। और वो कब हो रहा है कि जब बच्चे में ऑब्वियसली एपिफाइजल प्लेट जो है वो ओपन रहती है और वो बढ़ती जाती है। जब ओसिफिकेशन नहीं होता है तब की बात है। इसीलिए बच्चों में ग्रोथ होगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के बढ़ने की वजह से, क्योंकि एपिफाइजल प्लेट का ऑसिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वर्टिकल ग्रोथ होगा, हाथ पैर बड़े बड़े हो जाएंगे, ठीक है, उसका वर्टिकल ग्रोथ बढ़ेगा, उसकी हाइट भी बहुत बड़ी होगी। बट बराबर है, अगर हम बात करें कि जब ग्रोथ हार्मोन एपिफाइजल प्लेट का ऑसिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद, मतलब कि ऑसिफिकेशन हो गया है, क्लोज होगी वो प्लेट, अब हुआ, बराबर, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का अब ग्रोथ अगर बढ़ा, है ना, तो क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगा, उबड़ खाबड़ ग्रोथ होगा। कहीं से जो है वो बोले तो स्कैपुला बड़ा हो जाएगा, तो कहीं से हमारा नोज बड़ा हो जाएगा, तो कहीं से हमारा मैंडिबल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये होता है किसके अंदर? बड़ों के अंदर। जब लॉन्ग बोन का एपिफाइजल प्लेट का ऑसिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद जीएचआरएच बढ़ने लगता है, तब उस कंडीशन को बोलते हैं एक्रोमेगाली। क्या बोलते हैं? एक्रोमेगाली। तो इसमें भी इसको वही हुआ है, 45 ईयर का ओल्ड है और एंटीरियर पिट्यूटरी का जो ग्रोथ हार्मोन है वो बढ़ गया है, कि जिसकी वजह से उसके फीट, हाथ दो बढ़ गए और प्रोनाउंस फ्रंटल साइनसिस भी हो गया है। तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा और इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एक्रोमेगाली हो गया। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्या है, लिसा पोस्ट हाइपोफाइसेक्टोमी, लिसा को भी जो है पिट्यूटरी ग्लैंड निकाल दिया गया, उसके बाद शेड्यूल्ड फॉर हार्मोनल रिप्लेसमेंट, उसको हार्मोनल रिप्लेसमेंट शेड्यूल्ड किया गया। द नर्स अंडरस्टैंड्स दैट सी विल नीड दिस थेरेपी फॉर, तो इसके जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट है वो कब तक देना है? कुछ वीक तक, कुछ महीनों तक, ईयर तक, या लाइफ टाइम? आपने एंटीरियर पिट्यूटरी को निकाल दिया है, निकाल देने के बाद, सॉरी एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं पर पिट्यूटरी ग्लैंड को ही निकाल दिया है, ठीक है। निकाल देने के बाद क्या वो फिर से बनेगी? नहीं बनेगी। तो उसमें रहे हॉर्मोन्स की रिक्वायरमेंट कौन पूरा करेगा? आप करोगे, बाहर से इंजेक्शंस के थ्रू, मेडिकेशंस के थ्रू। इसके लिए आपको क्या करना है? लाइफ टाइम, बराबर, लाइफ टाइम हार्मोन रिप्लेसमेंट करना है, ना कि कुछ महीने, कुछ दिनों, कुछ सालों तक, बराबर, पर लाइफ टाइम तक इसका रिप्लेसमेंट होगा। इसके लिए आंसर क्या आएगा? लाइफ टाइम। जैसे कि हम पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि अगर किसी पेशेंट को गैस्ट्रेक्टोमी हुआ, बराबर, इंट्रिंसिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे जीआई का, स्टमक का, कि जो B12 का एब्जॉर्प्शन करता है। गैस्ट्रेक्टोमी कर दिया, स्टमक निकाल दिया गया, अब कोई इंट्रिंसिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, तो कौन करेगा? तो विटामिन B12 की कमी की वजह से हो जाता है पर्नीसियस एनीमिया। इस कंडीशन में भी हमको सेम पेशेंट को लाइफ टाइम B12 का इंजेक्शन IM के थ्रू हमको इसकी कमी जो है वो फुलफिल करनी पड़ती है। ओके, क्लियर? चलो, नाइस। तो आगे देखो कि आफ्टर हाइपोफाइसेक्टोमी पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाल देने के बाद जैन कंप्लेन कर रहा है कि मुझे हेडेक हो रहा है और विजन चेंजेस लग रहा है। द नर्स शुड असेस फॉर पोटेंशियल। तो नर्स क्या असेस करेगा कि जैन आपको यू क्यों हो रहा है? मैं बताती हूँ, क्योंकि आपको ना हाइपोफाइसेक्टोमी के बाद माइग्रेन हो गया है, आई इन्फेक्शन लग गया है, हेमेटोमा डेवलपमेंट हुआ है, या साइनोसाइटिस हुआ है। तो ऑपरेशन किया, ठीक है, सर्जरी किया, तो वहाँ से आपने ग्लैंड तो निकाल दी, पर क्या होगा कि सर्जरी की वजह से वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगा जहाँ पे सर्जरी परफॉर्म की गई है, ठीक है, मतलब कि हेमेटोमा देखने को मिलेगा। और ये हेमेटोमा भी जो है वो क्या करता है, नियर बाई जो ऑप्टिक नर्व पास हो रही है उस पर जो है वो कंप्रेशन डालेगा, उसकी वजह से, और ICP को भी बढ़ाएगा, ठीक है। तो हेडेक और विजन चेंजेस देखने को मिलेगा। मतलब क्या आएगा कि हेमेटोमा का डेवलपमेंट हुआ है आपको सर्जरी के बाद, जिसकी वजह से जो है आपको हेडेक और क्या हो रहा है, विजन चेंजेस हो रहा है। पहले क्वेश्चन में था एंटीरियर पिट्यूटरी का ट्यूमर, जिसकी वजह से कंप्रेशन होता था ऑप्टिक नर्व पे, ICP बढ़ता था और हेडेक और विजन चेंजेस देखने को मिला। जबकि अब
सर्जरी हो गई है उसके बाद भी इसको यही प्रॉब्लम है, क्योंकि थोड़े टाइम तक जो है वो हेमेटोमा का डेवलपमेंट रहेगा और उसकी वजह से वो ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर डालेगा, आईसीपी को बढ़ाएगा और हेडेक और विजन चेंजेस देखने को मिलेगा, है ना। तो देखो कंडीशन कितनी रिवर्सिबल हमको घुमाने ले जा रही है, पर हमको आना चाहिए जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा, हेमेटोमा का डेवलपमेंट कहाँ देखने को मिलता है? यस, ओबीजी के अंदर। जब हम एपिजियोटॉमी करते हैं तब वहाँ पे स्यूचर्स लेते हैं, तब भी वहाँ पे हेमेटोमा का डेवलपमेंट होता है और फीमेल को बैठने उठने में और सब में दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वो एरिया थोड़े टाइम तक सूजन स्वेरिंग्स वाला रहता है, क्योंकि हेमेटोमा का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। सर्जरी के बाद ये कॉमन सिचुएशन है हर जगह पे। ओके, चलो गुड, आगे बढ़े। क्या है देखो, एना हैज़ अ डेफिशिएंसी इन हर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस। एना की जो एबिलिटी है कि स्ट्रेस के सामने जो लड़ने की एबिलिटी है वो अभी नहीं है, वो खो चुकी है। द नर्स अंडरस्टैंड्स दैट दिस कुड बी रिलेटेड टू एंड अंडर सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो नर्स को पता है कि एना को एंटीरियर पिट्यूटरी का ऐसा कौन सा हार्मोन है कि जिसकी डेफिशिएंसी हो गई है और उसकी वजह से एना जो है वो स्ट्रेस के सामने अच्छे से एबिलिटी नहीं है कि लड़ पाए। तो क्या है, ग्रोथ हार्मोन तो हार्मोन जो हमारी हाइट है, हमारे ऑर्गन का डेवलपमेंट करता है, ऐसा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा है, स्ट्रेस है यहाँ पे। तो एफएसएच जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो हमारा ओव्यूलेशन के लिए जवाबदार है, अगर ये कम होगा तो नहीं करेगा, इनफर्टिलिटी कर देगा, बराबर है। तो यहाँ पे तो वो भी नहीं दिख रहा है। एसीटीएच की बात करें शायद हो सकता है, और दूसरा प्रोलैक्टिन है जो तो ब्रेस्ट मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो क्या रहा, एसीटीएच। अब एसीटीएच का क्या है देखो, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है। ये होता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी में, कि जो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स में और वहाँ पे प्रोड्यूस और रिलीज़ करता है कॉर्टिजोल हार्मोन को। कॉर्टिजोल हार्मोन का बॉडी में बहुत ही वाइटल रोल है और उसमें भी खास करके स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। और इसीलिए हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसमें एसीटीएच की कमी की वजह से बॉडी की जो एबिलिटी है स्ट्रेस के सामने रिस्पॉन्ड करने की वो नहीं रहती है, ठीक है। क्लियर, तो क्या आएगा कि एसीटीएच हार्मोन जवाबदार है। एसीटीएच कम हो गया है जिसकी वजह से वो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाके कोर्टिजोल को रिलीज़ नहीं करवा पाता और वही जवाबदार था स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए। समझ गए? ओके दोस्तों, तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। वेरी नाइस। मतलब कि आपका एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ही मजबूत होता जा रहा है और उतने ही करीब पहुँचोगे आप एग्ज़ाम के अपनी मंजिल के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जेसिका, अ 32-year-old फीमेल, जेसिका एक 32-year-old फीमेल है, हैज़ बिन हैविंग डिफ़िकल्टी गेटिंग प्रेग्नेंट, बट उसको जो है वो प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है। लैब रिजल्ट्स देखा तो लो लेवल मिल रहा है सर्टेन हार्मोन्स का, कुछ हार्मोन है जिसका लो लेवल मिल रहा है, उसकी वजह से तो उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। द नर्स अंडरस्टैंड्स दिस हार्मोन टू बी, नर्स को पता चल जाएगा कि ऐसा तो कौन सा हार्मोन कमी हो गया है कि जिसकी वजह से जेसिका प्रेगनेंसी नहीं रख पा रही है। ग्रोथ हार्मोन, वो तो ग्रोथ को बढ़ाता है। प्रोलैक्टिन तो ब्रेस्ट मिल्क के लिए जवाबदार है, प्रेगनेंसी नहीं रह रही है तो ब्रेस्ट मिल्क कहाँ से आएगा, क्यों होगा, कैसे होगा, तो वो भी नहीं है। एफएसएच आएगा क्या, या एसीटीएच? एसीटीएच तो हमने अभी पढ़ा कि वो तो स्ट्रेस हार्मोन के लिए जवाबदार था, स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्स के लिए जवाबदार था, तो बाकी क्या रहा, एफएसएच। कैसे देखो, एफएसएच रिस्पॉन्सिबल है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, जो की रोल प्ले करता है मैचुरेशन ऑफ द ओवरियन फॉलिकल्स के लिए। अगर इसका लो लेवल हो गया तो ओव्यूलेशन में इंटरफियर करेगा और फर्टिलिटी का इश्यू देखने को मिलेगा, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जेसिका के अंदर एफएसएच का लेवल लो है जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो हम जेसिका को कौन सी दवाई दें तो अच्छा हो जाएगा इसको? क्लोमिफेन साइट्रेट। कौन सा देंगे? क्लोमिफेन साइट्रेट, कि जिसकी वजह से अभी तक जेसिका को एक भी ओवम बनने में प्रॉब्लम था, अभी बहुत सारा ओव्यूलेशन होगा, अच्छे से अच्छा ओवम बनेगा, एक बच्चा नहीं रह रहा था, अभी जेसिका को ट्विंस, फिर 3 ट्रिपलेट्स, 4 क्वाड्रिप्लेट्स, 5 क्विंटुप्लेट्स,
6 सेक्सुप्लिट्स, ओ बाप रे, इतने सारे बच्चे रहने की संभावनाएं है। ठीक है, ओके, क्लियर है। जैसे कि आपका अभी तक कोई भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, आई एम श्योर, मैं आपको बोलती हूँ कि आप नर्सिस स्टार के लेक्चर्स का सिर्फ रिवीजन कर रहे हो ना दोस्तों, अच्छे से नोट्स बना के, है ना, और रिवाइज कर रहे हो, सुन रहे हो, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ आपका सिलेक्शन होगा होगा और होगा। ठीक है, तो ऐसी बात है, अभी तक एक भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था, अभी सिलेक्शन पे सिलेक्शन मिल रहा है। ओके, तो इसमें भी ऐसा है, अभी तक एक प्रेगनेंसी नहीं रही थी, क्लॉमिफेन सिट्रेट दी, अब प्रेगनेंसी नहीं पर बहुत सारे बच्चे एक साथ में रह रहे। ठीक है, ओके, तो कौन सी कमी है भाई इसको, अभी तो FSH की ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केविन इज डायग्नोज्ड विद जिजांटिज्म। केविन को डायग्नोज्ड हुआ है जिजांटिज्म। जिजांटिज्म गीगा करके हमने पढ़ा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जब बॉन का एपिफिजल प्लेट के क्लोज होने के पहले, ऑसिफिकेशन होने के पहले बढ़ता है, बच्चों में वर्टिकल ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, तो दिस कंडीशन इज रिजल्ट ऑफ हाइपर सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन बिफोर प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के पहले ऐसा तो कौन सा हार्मोन है कि जिसका हाइपर सिक्रीशन होता है और बच्चों के अंदर बराबर जिजांटिज्म देखने को मिलता है। तुमको पता है, यहाँ पे हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ACTH, TSH, ग्रोथ हार्मोन या प्रोलेक्टिन, तो क्या आएगा यहाँ पे, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा और ये देखने को मिलता है जिजांटिज्म, ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है देखो कि बेंजामिन हैज़ डायग्नोज्ड विद हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। बेंजामिन एक लड़का है ना, अब उसमें डायग्नोज्ड हुआ कि उसमें प्रोलैक्टिन का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया हो रहा है। दिस ओवर प्रोडक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन, ये ओवर प्रोडक्शन हो रहा है प्रोलैक्टिन का, कैन लीड टू विच सिम्टम इन मेल्स। तो इसकी वजह से मेल में क्या देखने को मिलेगा, अगर फीमेल में होता तो वो ब्रेस्ट मिल्क के लिए और उसके ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए जवाबदार था, पर यहाँ पे मेल के अंदर हो रहा है प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा, तो वो जो है वो मेल में इंक्रीज लिबिडो तो नहीं करवाएगा पर डिक्रीज लिबिडो करवाएगा। मेल के अंदर फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा होगी, हाइपरटेंशन नहीं देखने को मिलता है, गायनेकोमास्टिया ऑब्वियसली, और हाइपरग्लाइसेमिया का भी पता नहीं। तो मोस्टली ये क्या करेगा कि गायनेकोमास्टिया, यहाँ पे मेल का जो ब्रेस्ट है वो टिश्यू का एनलार्जमेंट करवाएगा। ठीक है, और लिबिडो डिक्रीज करवाएगा। तो क्या देखने को मिलेगा कि मेल के अंदर जब प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया देखने को मिलता है, तब उसमें गायनेकोमास्टिया, ब्रेस्ट टिश्यू इतना एनलार्ज होगा कि मेल के अंदर भी ब्रेस्ट का ग्रोथ होगा और ऐसा लगेगा जैसे वो फीमेल की ही ब्रेस्ट क्यों ना हो। ठीक है, तो आंसर क्या करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक मार्कस है इज एडमिटेड विद द कंप्लेंट्स ऑफ एक्सेसिव थर्स्ट। वो एक कंप्लेंट के साथ एडमिट हो रहा है कि मुझे बहुत ही पॉलीडिप्सिया हो रहा है, बहुत ही प्यास लग रही है, एंड इंक्रीज्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, और मुझे प्यास तो लगती है, बार बार यूरिन पास करने भी जाना पड़ता है। पॉलीयूरिया भी हो गया है, पॉलीडिप्सिया प्लस पॉलीयूरिया। हिज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द मेजर्ड एट 1.002। उसकी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल रही है 1.002 जितनी। ठीक है, और द नर्स सस्पेक्ट मार्कस माइट हैव। तो मार्कस को क्या हो गया है, मार्कस में देखने को क्या मिल रहा है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.002। तो मार्कस को SIADH हो गया है, डायबिटीज़ इंसिपिडस हो गया है, डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया है, या हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है। तो देखो यहाँ पे जो है, पहले हम बात करें कि यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.005 to 1.050 बराबर, ये होती है हमारी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमको नॉर्मली देखने को मिलती है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी की। ठीक है, और वो नॉर्मल रेंज में जो है वो कितनी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो वो मिलती है 1.005 to 1.030 बराबर, 1.005 to 1.030 देखने को मिलती है। यहाँ पे तो सिर्फ 1.002 है, मतलब कि काफ़ी लो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिखाई दे रही है। क्यों, क्योंकि पॉलीयूरिया हो रहा है तो, और पानी भी ज़्यादा पी रहा है, तो यूरिन जो है वो डाइल्यूशनल होगा बराबर, इसकी वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी लो है। अगर यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होता तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती। ठीक है,
अभी हम बात करें यहाँ पे ऑप्शंस के रिलेटेड, तो जब बात करें हम डायबिटीज़ इंसिपिडस और SIADS सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो ये दोनों के दोनों कंडीशन पैनक्रियाज की नहीं बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी में रहे ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन की, जिसको वासोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं, उसकी है। ठीक है, तो ये पहले तो क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो ADH है एंटी डायूरेटिक हार्मोन वासोप्रेसिन, वो एब्सेंस हो गया है, वो काफ़ी डिक्रीज़ हो गया है, कि जिसकी वजह से वाटर का रीअब्सॉर्प्शन भी डिक्रीज़ हो गया है, और वहाँ पे जो है रीअब्सॉर्प्शन डिक्रीज़ हो गया है, तो डाइल्यूट यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉलीयूरिया देखने को मिल रहा है, और लो स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन जो है वो हमको फाइंड आउट हो रहा है। समझ गए? तो क्या कंडीशन है डायबिटीज़ इंसिपिडस? क्या होता है देखो कि यहाँ पे डायबिटीज़ इंसिपिडस ADH हार्मोन का डिक्रीज़ होने की वजह से वाटर रीअब्सॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार पॉलीयूरिया होता है, ज़्यादा प्यास लगेगी, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाएगी। ठीक है, आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट है, डायबिटीज़ इंसिपिडस हो गया है। नेक्स्ट देखो क्या हो रहा है। एलेक्स है प्रेजेंट्स विद द इंक्रीज थर्स्ट, इसको भी ज़्यादा प्यास लग रही है, पॉलीडिप्सिया, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, पॉलीयूरिया एंड सीरम सोडियम लेवल ऑफ 160 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और इसका जो सीरम सोडियम लेवल है वो 160 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। मतलब कि नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल होता है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, यहाँ पे हो गया है 160 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मतलब कि हाइपर नाइट्रेमिया हो गया है। द नर्स अंडरस्टैंड्स दैट दिस फाइंडिंग्स आर मोस्ट कंसिस्टेंट विथ, तो ये फाइंडिंग्स क्या दिखा रही है? SIADH, डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ मेलाइटस या कॉसिंग सिंड्रोम। तो देखो हमको पता है कि पॉलीडिप्सिया पॉलीयूरिया भी होता तो भी कौन सी कंडीशन थी? डायबिटीज़ इंसिपिडस की थी, है ना, कि जिसमें क्या होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ADH हार्मोन डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर रीअब्सॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से डाइल्यूशन यूरिन पॉलीयूरिया स्पेसिफिक ग्रेविटी लो दिखने को मिलती है, और पॉलीयूरिया की वजह से पेशेंट को बार बार प्यास भी लगती है, पॉलीडिप्सिया भी होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि वाटर रीअब्सॉर्प्शन तो नहीं होता, उसके साथ साथ ही इलेक्ट्रोलाइट का भी रीअब्सॉर्प्शन नहीं कर पाता है, और जो सोडियम का लेवल है वो ब्लड में बढ़ जाता है और हाइपर नाइट्रेमिया शो करता है। कंडीशन सेम है, क्या है? डायबिटीज़ इंसिपिडस देखने को मिल रहा है। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भी करेक्ट हमारा रहेगा। चलो नेक्स्ट कंडीशन देखो क्या है कि कार्ला डायग्नोज्ड विथ SIADH, कार्ला डायग्नोज्ड हुआ है SIADH सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन की वजह से। कंप्लेन्स ऑफ मसल क्रैम्प्स, और इसको हो रही है मसल क्रैम्प्स एंड वीकनेस। द नर्स अंडरस्टैंड्स दिस इज प्राइमरीली ड्यू टू, नर्स को पता चल जाता है कि किसकी वजह से हो रहा है। SIADH में भी ऐसा तो क्या हुआ कि जिसकी वजह से पेशेंट को मसल क्रैम्प्स एंड वीकनेस की कंडीशन की कंप्लेन करनी पड़ रही है। हाइपरकैलेमिया हुआ, हाइपरग्लाइसीमिया हुआ, हाइपोकैलेमिया हुआ या हाइपोनाइट्रेमिया हुआ, तो SIADH में कंडीशन पूरी रिवर्स हो जाएगी। है तो हार्मोन ADH की वजह से ही होता है, पर कंडीशन रिवर्स क्या होगा देखो कि जब हम डायबिटीज़ इंसिपिडस पढ़ा, ADH डिक्रीज होता था, SIADH के अंदर ADH बढ़ेगा। ठीक है, और उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे ADH का एब्सेंस की वजह से मिलता था हमको डाइल्यूशनल यूरिन, है ना। यहाँ पे SIADH में ADH के बढ़ने की वजह से डाइल्यूशनल हाइपोनाइट्रेमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? डाइल्यूशनल हाइपोनाइट्रेमिया। ओके, मतलब कि 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से भी जो है वो बहुत ही लो लेवल रहेगा सोडियम का। ठीक है, और उसकी वजह से दोनों सिम्टम्स फाइंड आउट हो रहे हैं, मसल क्रैम्प्स और वीकनेस। ठीक है, तो क्या आएगा? हाइपोनाइट्रेमिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो कंडीशन पूरी चेंज रहेगी। SIADH हुआ, ADH बढ़ा है, डाइल्यूशनल हाइपोनाइट्रेमिया देखने को मिला। जब हम बात करेंगे डायबिटीज़ इंसिपिडस में ADH जो है वो एब्सेंस हुआ था और हाइपर नाइट्रेमिया देखने को मिल रहा था। ठीक है, ये कंडीशन समझ आ गई होगी। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि वाइल कैरिंग फॉर अ पेशेंट विद डायबिटीज़ इंसिपिडस, आप कोई पेशेंट देख रहे हो कि जिसमें डायबिटीज़ इंसिपिडस है, क्यों होता है हमको सब पता है।
द नर्स नोट्स दैट द पेशेंट्स यूरिन आउटपुट ओवर द लास्ट 2 आवर्स, बराबर पेशेंट का यूरिन आउटपुट नर्स देख रही है पिछले 2 घंटों से साइनिफिकेंटली डिक्रीज देखने को मिल रहा है। जहाँ तक हमने पढ़ा कि डायबिटीज़ इंसिपिडस में तो पेशेंट का यूरिन आउटपुट बढ़ा हुआ होना चाहिए क्योंकि उसमें तो पॉली यूरिया देखने को मिल रहा था, बट यहाँ पे कंडीशन उल्टी है कि डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो वॉट शुड बी द नर्सेज इमीडिएट एक्शन, तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी, इंक्रीज फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि यूरिन आउटपुट कम है फटाफट पानी देना चालू कर देगी। रीचेक द यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, या सबसे पहले वो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करेगी कि भले ही यूरिन आउटपुट कम हुआ है पर स्पेसिफिक ग्रेविटी तो देख लूँ कि जो कम देखने को मिलती थी वो कम ही है या फिर बढ़ गई है, क्या है। एडमिनिस्टर डेस्मोप्रेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, ऑफर द पेशेंट एज अ सॉल्टी स्नैक, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, बराबर है स्पेसिफिक ग्रेविटी को देखना है, बराबर डिक्रीज जो है यूरिन आउटपुट भले हुआ पर साथ में उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, बराबर यूरिन की वो देखनी। क्या होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिक्रीज होती थी है ना, क्योंकि डाइल्यूटेड यूरिन है ना उसकी वजह से, ठीक है। तो ये देखना हमारा ज़रूरी था। तो क्या करेगी ऑप्शन नंबर बी की रीचेक द स्पेसिफिक यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। रॉबर्ट बीइंग ट्रीटेड फॉर डायबिटीज़ इंसिपिडस, रॉबर्ट को जो है वो ट्रीट किया जा रहा है कौन सा, डायबिटीज़ इंसिपिडस से, इज़ ऑन डेस्मोप्रेशन, उसको दी जा रही है डेस्मोप्रेशन। ड्यूरिंग अ रूटीन चेकअप द नर्स फाइंड्स हिज ब्लड प्रेशर टू बी 92/58, और जब नर्स ने देखा तो उसका वाइटल साइन नर्स चेक कर रही थी और नर्स को दिखा कि उसका बीपी जो है 92/58 मतलब काफ़ी लो आ रहा है, हाइपोटेंशन आ रहा है ना। नॉर्मली बीपी कितना होता है 120/80 mm ऑफ Hg या फिर 60/11 किलो पास्कल्स, ठीक है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बी टू, तो नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ पे नर्स क्या करेगी, पेशेंट को डायबिटीज़ इंसिपिडस है, उसका ट्रीटमेंट के लिए डेस्मोप्रेशन चल रही है, पेशेंट का वाइटल साइन चेक किया तो उसमें 92/58 उसका बीपी आ रहा है, तो अब क्या करेगी, इंक्रीज द डोज ऑफ डेस्मोप्रेशन देगी, एडमिनिस्टर अ बोलस ऑफ नॉर्मल सलाइन, होल्ड द नेक्स्ट डोज ऑफ द डेस्मोप्रेशन एंड नोटिफाई द फिजिशियन, या एनकरेज द पेशेंट टू ड्रिंक कैफेनेटेड बेवरेजेस। तो यहाँ पे जो है वो ब्लड प्रेशर लो है, उसका मतलब ये है कि आपने डेस्मोप्रेशन का ओवरडोज दे दिया है या फिर ओवर करेक्शन डोज दे दिया है कि जिसकी वजह से वाटर का रिटेंशन बहुत ही ज़्यादा हो गया और पेशेंट को डाइल्यूजनल हाइपोटेंशन हो गया है, ठीक है। तो अब आप और डोज देंगे तो और ज़्यादा पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, तो क्या करना है, डोज को बढ़ाना नहीं है ना, नॉर्मल सलाइन आपको देना है, ठीक है। करना क्या है कि अभी का जो नेक्स्ट डोज है डेस्मोप्रेशन का उसको होल्ड रखो और फिजिशियन को इन्फॉर्म करो कि ऐसा कुछ हो गया है रॉबर्ट के अंदर, आओ और उसको देखो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा कि होल्ड द नेक्स्ट डोज ऑफ द डेस्मोप्रेशन एंड नोटिफाई द फिजिशियन। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिसेस विल्सन है, रिसेंटली डायग्नोज्ड हुई है SIADH syndrome of inappropriate antidiuretic hormone. Ask the nurse why she has gained weight even though she doesn't have any visible swelling or edema. वो नर्स को पूछ रही है कि नर्स मेरा वेट गेन क्यों हो रहा है जबकि मुझे तो मेरी बॉडी पे कहीं पे भी स्वेलिंग या एडिमा नहीं लग रहा है, तो फिर मेरा वेट कैसे बढ़ रहा है दिन ब दिन। दिन बेस्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम द नर्स वुड बी, यहाँ पर बेस्ड रिस्पॉन्स जो है वो नर्स क्या देगी कि द वेट गेन इज़ प्रॉबेबली फ्रॉम मसल मास, क्योंकि मसल मास की वजह से बढ़ रहा है। दिस इज़ लाइकली ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन विद इन योर सेल्स, योर बॉडी इज़ लाइकली स्टोरिंग मोर फैट, यू माइट बी ईटिंग मोर देन यू रियलाइज, आपको लग नहीं रहा है पर आप बहुत खा रही है मिसेस विल्सन। तो क्या हो रहा है कि SIADH की वजह से ADH का सिक्रीशन बढ़ता है और उसमें होता है वाटर का रिटेंशन, ठीक है। और वाटर का रिटेंशन ज़रूरी नहीं है कि बाहर ही दिखाई दे एज अ स्वेलिंग या एडिमा के रूप में, पर वाटर का रिटेंशन इंट्रा सेल्यूलर भी हो सकता है, इसकी वजह से आपको पता नहीं चल रहा है पर आपका वेट गेन हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज़ लाइकली ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन विद इन योर सेल्स इंट्रा सेल्यूलर। ओके, तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, है ना, कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। ओके,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि सारा a 28-year-old woman presents with weight loss despite an increased appetite. सारा 28 ईयर की ओल्ड वुमन है, उसका वेट लॉस हो रहा है, भले वो ज़्यादा खाना खा रही है, उसको भूख ज़्यादा लग रही है, पर फिर भी उसका वेट लॉस हो रहा है. सी ऑल्सो मैंसन्स फीलिंग अनयूजली वार्म एंड स्वेटिंग. उसको जो है वो वार्मनेस भी फील हो रहा है और स्वेटिंग पर्सपिरेशन भी हो रहा है. बेस्ड मोर देन यूजल, मतलब कि लोगों को तो उस टेम्परेचर में पर्सपिरेशन नहीं होता है, गर्मी नहीं लगती है, पर सारा को लग जाती है. बेस्ड ऑन हर सिम्टम्स, उसके जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर से विच डिसऑर्डर सो द नर्स सस्पेक्ट. नर्स कौन सा डिसऑर्डर सस्पेक्ट करेगी कि सारा को क्या हो गया है. तो सारा को हो क्या क्या रहा है, भूख लग रही है, वेट लॉस हो रहा है, वार्म हो रहा है फील, और पर्सपिरेशन हो रहा है, स्वेटिंग हो रहा है. हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपरथायरॉइडिज्म, एड्रिनल इनसफिशियंसी या डायबिटीज़ मेलाइटिस. तो यहाँ पे जो भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे सिम्टम्स है हाइपरथायरॉइडिज्म के, कि जिसके अंदर वो खाना तो ज़्यादा खाएगी पर वेट लॉस हो जाएगा क्योंकि उसका BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया है, फटाफट से डाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से जो है उसको हो जाएगा डायरिया, ठीक है, और वेट लॉस हो जाएगा. टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, ठीक है. थर्मोजेनेसिस भी हो रहा है कि जिसकी वजह से उसका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और वार्मनेस फील होगा, वार्मनेस की वजह से पर्सपिरेशन और स्वेटिंग भी देखने को मिलेगा, ठीक है. तो ये ऑल आर सिम्टम्स जो है किसका दिखाई दे रहा है, हाइपरथायरॉइडिज्म का. इसके रिवर्स में अगर हम देखते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म तो क्या होता, कोल्ड देखने को मिलती बॉडी सबसे, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता, उसको भूख जो है बिल्कुल नहीं लगती, फिर भी उसका वेट गेन होता क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो कैसा रहता, डिक्रीज़ रहता, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता और ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता, ठीक है. तो दोनों की कंडीशन रिवर्स है, पर यहाँ पे जो सिम्टम्स शो हो रहे हैं वो ऐसा शो कर रहे हैं कि सारा को जो है वो हाइपरथायरॉइडिज्म हो गया है. तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट रहेगा, ठीक है. तो यही इसी के साथ हम हमारे इस सेशन को यहीं जो है वो क्विट करेंगे. नेक्स्ट जब हम मिलते हैं तो और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, ठीक है. थैंक यू सो मच. ऐसे से ही आप अपनी तैयारी और अच्छे से जो है वो बनाए रखें हमारे साथ. ओके, बाय, टेक केयर.